आज के वीडियो में आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया अर्थात फर्टिलाइजेशन को चित्र सहित समझाएंगे। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसके पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और जायांग पुमंग। अब देखिए, ये जो पुमंग है ये पुष्प के नर जनन अंग होते हैं और जो जायांग है पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो पुमंग से परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो ये परागण क्रिया कहलाती है। पिछले वीडियो में मैंने परागण क्रिया को अच्छे से समझाया था। यदि आप लोग इस चैप्टर के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर के देख सकते हैं। 4 वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं, जाकर के देखिए, समझिए। आज के वीडियो में आपको निषेचन क्रिया समझाना है। तो जब परागकण वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो यहाँ पर आने से ये जो वर्तिकाग्र होता है ये वर्तिकाग्र है, तो इसमें जल होता है, यहाँ पर जल होता है, शर्करा होती है, कुछ कार्बनिक अम्ल भी होते हैं, कार्बनिक अम्ल भी पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों को सोख कर अवशोषित करके ये फूल जाता है और फूल करके अंकुरित होता है। आपको बता दें कि अंकुरण का टाइम क्या है। अगर कोई पूछे कि कितने दिन में अंकुरित हो जाता है तो बता दें कि ये कुछ घंटों से लेकर के, कुछ घंटे भी लग जाते हैं, कुछ घंटों से लेकर मानकर चलिए कि कुछ दिनों तक इसमें समय लगता है। अलग अलग पौधों में अलग अलग समय होता है, तो कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक के समय में ये अंकुरित हो जाता है। और जब ये अंकुरित होता है तो एक पराग नलिका का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, जैसे ये पराग कण था, इस तरह से ये अंकुरित हुआ तो ये बाह्य चोल को तोड़ करके अंकुरित होता है और ये एक पराग नलिका बनाता है। जो एक नली जैसी संरचना देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है? पराग नलिका कहा जाता है। इस पराग नलिका का निर्माण करता है और इस पराग नलिका में एक तो वर्धी केंद्रक होता है, वर्धी केंद्रक को हो, चाहे इसको कायिक केंद्रक भी कह सकते हो, कायिक केंद्रक, चाहे आप इसको कह सकते हो नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक, कई सारे इसके नाम होते हैं। तो एक तो वर्धी केंद्रक या कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक होता है, यानी ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और इसी के पीछे एक और केंद्रक होता है जिसे जनन केंद्रक कहा जाता है, जनन केंद्रक। तो ये नलिका में 2 केंद्रक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जब ये नलिका बनती है, पराग नलिका का निर्माण होता है, तो ये जो वर्धी केंद्रक होता है, ये वर्धी केंद्रक पराग नलिका को धीरे धीरे आगे बढ़ाता जाता है, धीरे धीरे पराग नलिका को आगे बढ़ाता जाता है और बीजांड तक पहुंच जाता है। और इसी के साथ साथ जो वर्धी केंद्रक है ये भी चलता रहता है। जो जनन केंद्रक है बीजांड तक पहुंचते पहुंचते 2 नर युग्मों को बढ़ जाता है। जो जनन केंद्रक है, जब ये पराग नलिका बीजांड तक पहुंच जाती है, ये है बीजांड जो येलो कलर से हमने बनाया हुआ है, तो बीजांड तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि जो ये जनन केंद्रक था ये 2 नर युग्मों में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये पराग नलिका यहाँ से बढ़ती हुई आ रही है, इधर यहाँ तक आई। इस पराग नलिका को यहाँ पर हम दिखा देते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ तक आई है तो यहाँ पर ये वर्धी केंद्रक है। और जो जनन केंद्रक था ये वाला, ये जनन केंद्रक 2 नर युग्मकों में बढ़ जाता है। विभाजन के द्वारा ये 2 नर युग्मक बन जाते हैं, 2 नर युग्मक बन जाते हैं। इसी में अब क्या होगा कि ये बीजांड के अंदर प्रवेश करती हुई, जब बीजांड के अंदर प्रवेश करती है तो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से प्रवेश करती है, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से। अगर इस बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है तो उसे बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है, बीजांड द्वारी प्रवेश कहा जाता है। देखिए यहाँ पर 4 स्टेप में निषेचन की क्रिया पूरी हो रही थी। एक परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, तो अंकुरण हो गया है। दूसरा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, तो बीजांड तक प्रवेश कर गई है। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश और फिर संलयन निषेचन। तो देखिए जब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर रही है तो बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश करती है, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से प्रवेश करती है। अगर बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है तो इसे बीजांड द्वारीय प्रवेश कहा जाता है, यहां से जब प्रवेश करेगी। अब बीजांड द्वारीय प्रवेश किसमें होता है तो कैप्सुला में बता सकते हैं, कैप्सुला में बीजांड द्वारीय प्रवेश होता है, कैप्सुला में।
अब अगर यहाँ निभागीय सिरे से प्रवेश करती है, जैसे इधर से आए और इधर से प्रवेश कर जाए, यहाँ निभाग से होते हुए, ये वाला भाग था निभाग, जब आपको बीजांड की संरचना समझाया था तो बताया था, ये वाला निभाग था, प्रवेश कर रही है, तो निभागीय अगर प्रवेश हो रहा है तो उसे चैलाजोगैमी कहते हैं, और बीजांड द्वारीय प्रवेश को पोरोगैमी कहा जाता है। बीजांड द्वारीय प्रवेश को पोरोगैमी, निभागीय प्रवेश को चैलाजोगैमी कहा जाता है। और निभागीय प्रवेश का उदाहरण हो जाएगा कैज्यूराइना, कैज्यूराइना है, इसका ऑक है, ये सब इसके उदाहरण होते हैं, निभागीय प्रवेश करती है। और एक प्रवेश होता है इसमें, 3 तरह से मैंने कहा था, अगर पराग नलिका यहां से आकर के यहां से प्रवेश कर जाए सीधे, तो यानी कि कहने का मतलब है अगर आध्यावरण से प्रवेश कर रही है, आध्यावरण से प्रवेश कर रही है तो उसे आध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है या मीसोगैमी कहा जाता है। मीसोगैमी, आध्यावरणीय प्रवेश या मीसोगैमी या मध्य प्रवेश कहा जाता है, मध्य प्रवेश। और ये किस में होता है, तो जो कुकुरबिटा होते हैं, कुकुरबिटा कुल में जितने भी पौधे आते हैं, चाहे वो कद्दू हो, लौकी हो, इन सब में यहाँ से प्रवेश करती है, यानी कि आध्यावरण से प्रवेश करती, बीज से ही प्रवेश कर जाती है। तो जब ये बीजांड में प्रवेश कर जाएगी तो बीजांड में प्रवेश करने के बाद आएगा भ्रूणकोश, ये देखिए ये वाला भ्रूणकोश, तो इस भ्रूणकोश को यहाँ पर मैंने बड़ा करके बनाया हुआ है। अब मान लेते हैं कि यहाँ तक पराग नलिका आ चुकी है, जब यहाँ तक भ्रूणकोश तक आ जाएगी तो ये इसका वर्धी केंद्रक हो जाएगा, ये इसके 2 जनन केंद्रक हो जाएंगे। अब पराग नलिका क्या करेगी कि यहाँ से प्रवेश करेगी, इसके बीच से होते हुए, इस जो भ्रूणकोश है इसमें यहाँ से प्रवेश करती है, कभी कभी यहाँ से प्रवेश करती है, कभी जो सहायक कोशिकाएं होती है, ये क्या सहायक कोशिकाएं थी, इनको चीरते हुए निकल जाती है। तो अब यहाँ प्रवेश करेगी तो यहाँ इसका जो आगे का भाग होता है वो कट जाएगा, गल जाएगा, और दोनों नर युग्मक जो है इसी में स्वतंत्र हो जाएंगे। यहाँ पर इसका आगे का भाग पराग नलिका का गल जाएगा और दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में, ये क्या है, भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो शैक है, तो दोनों नर युग्मक से स्वतंत्र हो जाएंगे। आप देखिए ये दोनों नर युग्मक हैं, दोनों नर युग्मक होते हैं। अब ये है अंडकोशिका और ये है द्विगुणित केंद्रक, द्विगुणित केंद्रक। अब इन दोनों में से एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित करेगा, इन दोनों में से एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित करेगा। तो नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित हो रहा है, अंडकोशिका से संलयित होगा तो जायगोट का निर्माण करेगा, जायगोट बनाएगा या युग्मनज बनाएगा, इसे सत्य निषेचन कहा जाता है, सत्य निषेचन। जब एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित होता है तो इसे सत्य निषेचन कहते हैं, और इस निषेचन की क्रिया में जायगोट का निर्माण होता है या युग्मनज का निर्माण होता है। अब दूसरा नर युग्मक जो है ये द्विगुणित केंद्रक से संलयित हो जाता है, जो दूसरा नर युग्मक होता है, एक बचा होता है, वो द्विगुणित केंद्रक से संलयित हो जाता है, और द्विगुणित केंद्रक से संलयित जब होता है तो त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है, त्रिगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करता है। अब देखिए एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हुआ, एक बार जब एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित हुआ तो सत्य निषेचन, और फिर दूसरा नर युग्मक द्विगुणित केंद्रक से संलयित हुआ तो एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए ये द्विगुणित केंद्रक था और नर युग्मक एक था, 3 केंद्रक आपस में संलयित हो रहे हैं, इसीलिए इस क्रिया को त्रिसंलयन भी कहा जाता है, त्रिसंलयन की क्रिया इसे भी कहा जाता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे परीक्षा में लिखा जाएगा और कौन कौन से चित्र बनाए जाएंगे। देखिए परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा पूछ लिया कि निषेचन का विस्तार से वर्णन कीजिए तथा द्विनिषेचन का महत्व लिखिए, अथवा पूछ लिया कि त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, इसमें सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम लिखिए। तो देखिए बताएंगे, नर और मादा युग्मकों के संयोजन या संयुग्मन को निषेचन कहा जाता है। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, संयुग्मन या निषेचन कहा जाता है। और आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इन पौधों में यह क्रिया पराग कणों द्वारा बने नर युग्मक
और बीजांड में स्थित अन्य कोशिका के संयोजन द्वारा होती है। इस तरह से यहाँ पर चित्र बना देंगे और निषेचन क्रिया को दिखाते हुए पुष्प की अनुदैर्ध्य काट को दिखा देंगे। आप चाहे तो यहाँ भ्रूणकोश को भी बना सकते हैं। और इसके बाद में लिखेंगे कि निषेचन की क्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। पहली हेडिंग डालेंगे परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। लिखेंगे परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर वहां उपस्थित शर्करा युक्त तरल पदार्थ सोखकर फूल जाते हैं। मैंने बताया था उसमें जल होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये सब सोख लेता है, फूल जाता है। इनका अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकल आता है। जो अंतःचोल होता है वो पराग नलिका के रूप में बाहर निकल आता है। बाह्य चोल को फाड़कर जो इंटाइन होता है वो स्टाइन को फाड़ करके बाहर निकल आता है। पराग नलिका में एक कायिक या वर्धी केंद्रक होता है। जो कायिक केंद्रक होता है इसे ट्यूब केंद्रक भी कहा जाता है। ट्यूब केंद्रक या नलिका केंद्रक भी कहते हैं। जनन केंद्रक 2 नर युग्मकों में बढ़ जाता है। अब जो जनन केंद्रक होता है बाद में 2 नर युग्मकों में बढ़ जाता है। कायिक केंद्रक या नाल केंद्रक बीजांड में पहुंचने से पहले ही विघटित हो जाता है। अगर बीजांड में प्रवेश कर रहा है तो उसके पहले ही वो विघटित हो जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो अधिकांश आवृतबीजी पादपों में पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है। मैंने अभी आपको समझाया भी था, बीजांड में प्रवेश करने से पहले जनन केंद्रक 2 नर युग्मक में बढ़ जाता है। जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो उसे अंडद्वारी प्रवेश या पोरोगैमी कहते हैं, जैसे कैप्सेला में होता है। और जब पराग नलिका निभाग से प्रवेश करती है तो उसे निभागी प्रवेश या चैलाजोगैमी कहा जाता है, जैसे कैजुराइना है, आँख है, इसमें होता है। जब पराग नलिका अध्यावरण से बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे मध्य प्रवेश या मीसोगैमी या अध्यावरणीय प्रवेश कहा जाता है, जैसे कुकुरबिटा में होता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। जब बीजांड से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो पराग नलिका का अंतिम सिरा अंड उपकरण में एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से होकर बीजांड में प्रवेश करता है। अब पराग नलिका फटकर दोनों नर युग्मकों को स्वतंत्र कर देती है। और फिर हेडिंग डालेंगे संलयन और लिखेंगे पराग नलिका से मुक्त दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। अब दोनों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और फिर दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है या भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहलाती है। इस प्रकार एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। संयुग्मन के बाद बना युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है और त्रिसंलयन के बाद बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रकार से आवृतबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। आशा है आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।